अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शहजाद अली सत्तार। सूरत हाल के प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों से मुतमईन भी होंगे, क्योंकि मुतमईन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरत हाल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं और आपको बताते हैं अहम अहम सुर्खियाँ कि क्या हालात चल रही हैं। IMF के साथ काफ़ी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है पाकिस्तान हुकूमत की, और कुछ जो लौंडे लबाड़े हैं जो कि हुल्लड़बाजी की जहनीत रखते हैं और दूसरे हमारे बहन भाइयों को भी बदनाम करते हैं जो कि बैरून मुल्क में मुकीम हैं। उनमें से कुछ लोग जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कुछ हुल्लड़बाजी किया IMF के हेड मेन ऑफिस के सामने जाके, और उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। आइए पहले हम सुर्खियां देख लेते हैं, उसके बाद खबरों की तफसील जान लेंगे कि खबरों की तफसील क्या है। सबसे पहले खबर है कि IMF के दफ्तर के सामने PTI का मुजाहरा, कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा किया गया है। बाय द कारकुनान ऑफ PTI के कारकुनान की जानब से किया गया है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलने का जिम्मेदार कौन? PTI में इख्तलाफात मजीद जो है वो सख्ती इख्तियार करना शुरू हो गए हैं, इख्तलाफात मजीद गहरे होना शुरू हो गए हैं, आपस में लड़न लग गए हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सहाफी असद अली तूर को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं क्यों वो बंद है। फैसल वावडा के अहम इंकशाफात। फैसल वावडा साहब ने आज इलेक्शन कमीशन और कराची के दफ्तर के सामने जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए सेनेट के इंतखाब के लिए, तो बाहर सहाफियों का सामना करते हुए उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। वो कौन से इंकशाफात किए हैं उन पर भी बात करेंगे। अगली खबर देख लेते हैं कि लाशों की वजह से हम बदसूरत हो गए, इसराइल ने गजा के बच्चों की मुस्कुराहटें छीन ली। इसके ऊपर भी नजर दौड़ाते हैं कि मजीद उन्होंने कुछ हमले किए हैं। अभी हाल ही में दोबारा हमले किए गए हैं और 60 के करीब मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, और अब तक करीबन जो है वो 31,000 के करीब फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं इसराइल की जानब से, और 72,000 से प्लस जो है वो जख्मी कर दिए गए हैं, और कितने ही हैं वो बेघर हैं। आइए पहले खबरों की तफसील में जाते हैं हम। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मौजूदा हालात के बारे में वाकफियत हासिल करने के लिए ये चैनल आपको जो है वो बड़ा सूदमंद साबित होगा आपके लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यही आपकी मेरे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप मौजूदा हालात के बारे में, मौजूदा सियासी हालात के बारे में जानकारी बआसानी हासिल कर सकें। चलें जी, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं और खबरों की तफसील जान लेते हैं। IMF के दफ्तर के सामने PTI जो कारकुनान हैं उन्होंने मुजाहरा किया है, और कहा क्या है, क्यों मुजाहरा किया है? मुजाहरा इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान को अब जो कर्जे की किस्त दोबारा अलाट होनी है बाय दी IMF, वो उन्होंने मुजाहरा इसलिए किया है कि IMF को ये बावर करवाया जाए कि पहले पाकिस्तान के ऊपर कड़ी शराइत आयद की जाए, उसके बाद कर्जा जारी किया जाए। अच्छा जी, अब ये इस तरह के कुछ अनासर हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है नाम बदनाम करने में पेश नजर आते हैं। इसी तरह कुछ हमारे सोशल मीडिया के लोंडे लपाड़े हैं PTI के, जो कि PTI को बदनाम करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो है ये इसी तरह का कुछ उन्होंने हुल्लड़बाजी की है जाके IMF के दफ्तर के सामने, और ये बावर करवाया कि हम बड़ी अच्छी कौम का हिस्सा है। ये आप लोगों ने बावर करवाना है। आप बैठे हुए हैं बाहर पाकिस्तान में, आप तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर कर्जा नहीं जारी होता तो आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क किसको पड़ना है? यहाँ पर सियासतदानों को भी फर्क नहीं पड़ना। आप जिस हमदर्दी के लिए गए हैं जनाब, हम जाते हैं गरीब की हमदर्दी करते हैं, IMF के दफ्तर के सामने जाते हैं, उन्हें कहते हैं कड़ी शराइत आयद करें, फिर इनको कर्जा जारी करें। आपका मकसद क्या है? इसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? मुझे नहीं लगता इसके पीछे आपका कोई अच्छा मकसद है। अच्छा जी, एक मकसद जो नजर आता है जी, नजर क्या आता है? नजर ये आता है कि जनाब इमरान बानी PTI को, इमरान खान को रिहा करवाया जाए, और जो है शफाफ इलेक्शन जो है उनकी तहकीकात करवाई जाए। ओके जी, आपका ये ओके ठीक है। क्या उसके लिए पाकिस्तान के इदारे वो कम है? अच्छा जी, फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के दरिया से इंसाफ नहीं करे। भाई, जब आपके हक में फैसले आते हैं तब इंसाफ सही करती है। पाकिस्तान में हर आइन मौजूद है, आइन के मुताबिक इदारे काम कर रहे हैं। आप आइन को यूज करते हुए आप अपना काम करें। उसमें अगर आपको ये तहफुजात हैं कि भाई ये गलत हुए हैं इलेक्शन, तो आप अपनी दायर करें, दरख्वास्तें दायर करें, अदालतों में अपने केस चलाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि जनाब बानी PTI को रिहा किया जाए, तो केस चल रहे हैं, अदालत के सामने जो शवाहद पेश किए जा रहे हैं उसके मुताबिक अगर वो सुरखरू होंगे तो उनको किया जाएगा, अगर ना होंगे तो नहीं किया जाएगा। अब इस तरह करना, IMF के दफ्तर के सामने जाके तुम लोगों ने हुल्लड़बाजी की है, उसका नुकसान किसको होना है? आपको होना है। आप लोग तो बाहर बैठे, नुकसान किसको होना है? उस गरीब को होना है जो मजीद जो पिसा जा रहा है,
नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अमीरों को भाईजान को क्या फर्क पड़ना है, सियासतदानों को क्या फर्क पड़ना है, उनके कारोबार बाहर भी हैं इधर भी हैं, चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो पहले भी प्राडो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, अभी वो गाड़ियों में घूमेंगे। आप क्या दर्द लेके गए हैं IMF के पास कि कड़ी शरायत आयद करें उसके बाद कर्जा जारी करें? बहुत गलत बात है। और आज शाम को PTI की जानब से, PTI के अहम जो रहनुमा है पाकिस्तान में, उन्होंने इस बात से जो है वो उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने जाके IMF के सामने ये सब कुछ किया है उल्लड़बाजी, हमारा उनके साथ कुछ ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी, दसो हूं तो फायदा होया जानदा होते जिस पार्टी के लिए जा रहे हैं आप, क्या फायदा हुआ? उन्होंने तो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग ये पाकिस्तान के खिलाफ ही है। और क्या, आप लोग तो बाहर बैठे हैं। जो पाकिस्तान का गरीब ना बाहर जाने जो गया ना यहाँ पर वो उसको रोजगार उस तरह का भी असर है, आप मजीद चाहते हैं कि वो खुदकुशियां करे। हाल ही में जब ये दोबारा किस्त अलॉट करवाने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ी है हमें IMF के सामने, तो महंगाई की उनकी सख्त जो शरायत है वो जब हमने मानी है तो कितनी खुदकुशियां हमें देखने को मिली। एक मैं देख रहा था वीडियो जिसमें एक बंदा सीधा इतने हजूम में से भागता हुआ जो है वो खंबे पे चढ़ता है बिजली के और सीधा जाके 11,000 के लिए की तारों को हाथ लगाता है और वहां पर वो खुदकुशी कर लेता है। क्या है ये? आप लोग तो बाहर बैठे हैं। इस तरह के अनासर PTI को बदनाम कर रहे हैं मजीद। और PTI मैं समझता हूं इस वक्त पहली दफा PTI जो है ना इस मौके पर पहुंची है कि जहां पर हमें नजर आता है थोड़ा बहुत कि डेमोक्रेटिक सारा हिसाब किताब चल रहा है, जिसमें डेमोक्रेसी की वैल्यूज पूरी की जा रही है। ज्यादा नहीं लेकिन हो रही है कि खानदानी जो है ना सियासत यहां पर खत्म हो रही है। पहले हमें खानदान ही नजर आते हैं सियासत में, तो ये मुझे नजर आई है। लेकिन मजीद इस तरह के नासर जो पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसको मजीद बदनाम करने का जो है वो बायस बन रहे हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर PTI के अंदर इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे। क्यों पकड़ने लगे जी? PTI के कुछ जो है वो रहनुमा कहते हैं कि हमें सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था, बजाय इसके कि हम सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो हमें किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहिए था। ये इख्तलाफात जो हैं वो जोर पकड़ना शुरू हो गए। यहां पर मैं जुमला कहना चाहूंगा कि जब किसी बाग का बागबान नहीं रहता ना तो वो इसी तरह बिखरता है, इसी तरह उसका हाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है, ये पहली पॉलिटिकल पार्टी नजर आई है पाकिस्तान की तारीख में कि जिसमें खानदानी सियासत देखने को नहीं मिल रही, जहां पर जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन के हुए हैं, जहां पर हमें थोड़ा बहुत जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज नजर आना शुरू हो गई हैं जिस पार्टी में, लेकिन उसको मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। मतलब ये क्या जाहिर करवाया जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में बाकायदा तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाया जाए पॉलिटिकल पार्टी को, तो इस तरह के इख्तलाफात होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह के रोले रप्पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये गलत है, गलत तासुर है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सबसे मशहूर, सबसे फेमस पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें जो है इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि खानदानी सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है इसमें, तो मैं समझता हूं आपको इसको मजीद निखारना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको मजीद बिगाड़ दें। और ये नजर आए पाकिस्तान की तारीख में कि एक हमने तजर्बा किया था पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चलाने का, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा जो है वो समरमंद होना चाहिए, फलदार होना चाहिए, ना कि उजड़ा होना चाहिए, ताकि आगे जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज मजीद नीचे की तरफ चलती जाए। अगली खबर को देख लेते हैं, और अगली खबर है कि सहाफी असद अली तूर को रिहा कर दिया गया है अडयाला जेल से। उनको गिरफ्तार किया हुआ था, इमरान रियाज साहब को भी गिरफ्तार किया हुआ था, और अभी तक इमरान रियाज साहब को रिहाई नहीं मिली, लेकिन बाद गिरफ्तारी असद अली तूर को जो है वो जमानत आज मिली है और वो आज अडयाला जेल से रिहा हो गए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक मुहिम चलाई गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। आज उनकी जो है वो जमानत मंजूर कर ली गई है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने सहाफी असद अली तूर की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली, जिसके बाद इन्हें अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के केस में सहाफी असद अली तूर की जमानत पर समाअत की। असद अली तूर के वकला ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद अशफाक हुसैन शाह और केस के तफ्तीशी अफसर भी कोर्ट समेत अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने असद तूर की 5,000 के मुचलकों की जमानत मंजूर की और इन्हें रिहा करने का हुक्म कर दिया है। असद अली तूर रिहा हो गए हैं। अब जो है वो हमारी दुआ ये भी है
کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی باعزت بری ہوں، ان کو بھی رہائی ملے، کیونکہ اس طرح آپ جرنلزم جو کہ فورتھ پلر ہے اسٹیٹ کا، اگر آپ اس طرح کریں گے، اگر کوئی قانونی کارروائی قانون کے مطابق اس کے خلاف چلانی ہے تو وہ چلائیں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ آئین کے مطابق نہ چلایا جائے، قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ہے وہ نہ چلایا جائے، اور مزید پچھلی دفعہ ان کے ساتھ جو ہے اسی طرح دوبارہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اس طرح ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلسٹ، میں اس طرح ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ دوبارہ اسی طرح کا جو ہے وہ واقعہ پیش آئے۔ کراچی الیکشن کمیشن کا جو دفتر ہے، اس نے آج فیصل وابڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع جب کروائے سینٹ کے انتخاب کے لیے، تو باہر جب وہ نکلے تو انہوں نے صحافیوں کا سامنا کیا، اور صحافیوں کا جب انہوں نے سامنا کیا تو صحافیوں نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے، جن میں انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے۔ وہ انکشافات کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو انکشاف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو علی امین گنڈا پور ہیں، وہ رمضان کے بعد مشکلات کا شکار ہوں گے، اور یہ جلدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے جلد۔ فیصل وابڈا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے کے پی کے کی، یہ جلد گر جائے گی، اور جو ہے یہ وفاق کی جو حکومت ہے یہ بھی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، 1-1.5 سال میں یہ بھی گر جائے گی۔ یہ انکشاف کیا ہے سابقہ وزیر فیصل وابڈا نے جب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کراچی کے الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کروائے، اور اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ حکومت زیادہ دیر چلے گی نہیں، اور انہوں نے سجیسٹ کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی جو ہے وہ کہا کہ آپ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں اور مفاہمت کا جو ہے وہ رویہ اختیار کریں، اور اداروں کے ساتھ بھی مفاہمت کا رویہ اختیار کریں، اور دوسرے سیاستدانوں سے بھی بات چیت کرنی شروع کریں، تاکہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ ایک احسن طریقے سے بااحسن طریقے سے سر انجام پائے۔ تو یہ آج فیصل وابڈا نے کچھ انکشاف کیا حکومت کے بارے میں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، لیکن میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان مزید اگر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ لاشوں کی وجہ سے ہم بدصورت ہو گئے، اسرائیل نے غزہ کے بچوں کی مسکراہٹیں چھین لی۔ غزہ سے انخلا ہونے والی ایک چھوٹی سی بچی جس نے کہا ہے ایک ویڈیو میں کہ ہماری جو خوبصورتی، ہم کبھی خوبصورت ہوا کرتے تھے لیکن ہماری خوبصورتی لاشوں نے چھین لی ہے۔ ہر وقت لاشیں اٹھتی دیکھنا، ہر وقت اپنے سامنے حملے ہوتے ہوئے دیکھنا، ہماری خوبصورتی انہوں نے چھین لی ہے۔ پھر جب ویڈیو بنانے والا ہے اس نے اسے سوال کیا کہ آپ دوبارہ غزہ جانا چاہیں گی کبھی؟ تو اس نے کہا میں کیوں جانا چاہوں گی، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ وہاں پر صحت کی سہولیات ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، میں کیوں جاؤں گی؟ لیکن یہ جب اس نے کہا، ایک انخلا ہونے کی اس کی نظروں میں خوشی بھی تھی کہ وہ انخلا کر گئی، یہاں سے نکل گئی، زندگی بچ گئی اس کی، لیکن نظروں میں وطن کو چھوڑ دینے کا وہ بھی غم نظر آتا ہے۔ وطن کو چھوڑنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ آپ جو ہندوستان سے، جب ہندوستان کی ہجرت ہوئی 1947 میں، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت مانا جاتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے وطن کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کرنے والوں سے پوچھیں کہ اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑنا، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ غیبی مدد فرمائے، ان کا جو ہے جو معمولات زندگی ہیں وہ دوبارہ ویسے چلنے شروع ہو جائے، اور ان کا حق ان کو مل جائے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ آخر میں، آج کے پروگرام کے آخر میں ہندوستان کے ایک شاعر ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے غزہ کے لوگوں پر، یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس وقت فلسطین میں، اس کے اوپر میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شعر وہ کیا کہتے ہیں فلسطین کے بارے میں کہ تیرے محبوب نے، اللہ سے مخاطب ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے محبوب نے کیے تھے جس سمت سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں غمگین کھڑا ہے، اب فقط تیرے ہی بھروسے تیرے ہی سہارے فلسطین کھڑا ہے۔ کاش کوئی سمجھ پائے کہ یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا سمجھ پاتی کہ یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پر کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ اب کہیں نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ یہ کمال کا شعر ہے ناظرین، بڑا کمال کا شعر ہے، سنیے۔ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں،
जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो तेरे आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ए खुदा फिर से अबाबील को कंकर दे दे। कौन कहता है नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पर, इस शेर पर मैं करता हूं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, लाइक भी कीजिए और अपनी राय का जो है वो भी राय भी अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होगी, सूरत हाल होगी, वो आपको बताऊंगा। अब के लिए मुझे दिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।